जय हिंद दोस्तों, मैं हूं लक्ष्य सिंह और आप देख रहे हैं मिस्टर डेविल टीच। आज हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर 2023 का सभी प्रश्नों का हल देंगे। सामाजिक विज्ञान का ही मॉडल पेपर का 2 वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 13 और 14 दीर्घ उत्तरीय है और इनमें से किसी का एक का ही उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 13वां प्रश्न है, 12 तक हम बता दिए हैं। 13वां प्रश्न क्या है? लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? उत्तर क्या है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? लोकतंत्र में विश्वास। जनता का लोकतंत्र में विश्वास लोकतंत्र की सफलता का सबसे आवश्यक शर्त है और लोकतंत्र में आस्था से ही शासन के कार्यों में जनता दिलचस्पी बढ़ती है। जनता की दिलचस्पी बढ़ती है। अगला क्या है कि शिक्षा। शिक्षा लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। ठीक है, और शिक्षा ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्रदान कर सकती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहें। ठीक, और जो मतदाता हैं वो अपने मतदान के लिए दुरुपयोग शिक्षित होकर नहीं कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप है स्थानीय स्वशासन। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है। इन संस्थाओं से ही लोगों को राजनीतिक कार्यों एवं शासन कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। इन कार्यों में उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती है। स्थानीय संस्थाएं लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण देती है जो लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, अगला स्टेप क्या है कि जनता की जागरूकता। तो जनता की जागरूकता लोकतंत्र को सफल बनाती है और भारत में जनता की जागरूकता के लिए सरकार तत्पर है। ठीक, अगला स्टेप क्या है कि सूचना का अधिकार। लोकतंत्र की सफलता के लिए भारत में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के द्वारा जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि विकास संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन कैसे हो रही है। ठीक, तथा उन योजनाओं में कैसे तथा कितनी राशि व्यय की जा रही है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो इसका उत्तर भी थोड़ा लॉन्ग होगा। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों को विस्तार में बताएं। तो उत्तर क्या है कि ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है और संगठन जो है निम्नलिखित है। तो ग्राम सभा, पहला क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का इसमें गांव के सभी व्यस्त नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला क्या है? मुखिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और यह ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता करता है और मुखिया की सहायता के लिए एक उप मुखिया का पद सृजित किया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले एपिसोड में। तो अगला क्या है कि ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का संगठन किया जाता है जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में पंच होते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी का प्रभारी होता है तथा सभी प्रकार के अधिकतम 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अब अगला है कि ग्राम रक्षा दल। इसमें क्या है कि गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षा दल का सदस्य होता है और इसका मुख्य काम गांवों की रक्षा करना है। अब अगला क्या है पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत के जो मुख्य निम्नलिखित हैं कार्य, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला ग्राम पंचायत का कार्य क्या है कि ग्राम पंचायत का प्रथम काम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या है कि ग्राम पंचायत प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता करता है। तीसरा क्या है कार्य कि सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना ग्राम पंचायत का एक अन्य कार्य है। चौथा क्या है कि ग्राम पंचायत स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करता है और सामाजिक कार्यों में स्वैच्छिक सहयोग कराता है। अब हम लोग आ जाते हैं अर्थशास्त्र पे। इसका क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 15 और 18, 15 नंबर और 18 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से 2 ही का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए 2 अंक मिलेंगे। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है,
सब हल करके आना है। तो अगला प्रश्न 15 नंबर क्या है कि आर्थिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कि इसमें है कि आर्थिक नियोजन का अर्थ है देश के आय को इस प्रकार खर्च करना कि सर्वांगीण तथा सतत विकास हो, जिससे विकास हो सके। भारत में यह कार्य नीति यानी योजना आयोग करती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है संसाधनों का सही तरीकों से उपयोग करना, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आय के स्रोतों को बढ़ाना। तीसरा तीसरा क्या है कि सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्यों के लिए भी राशि का आवंटन, ठीक है। लास्ट चौथा नंबर प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए योजना का निर्माण करना। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं 16वां नंबर कि राष्ट्रीय आय की गणना की किन्हीं दो कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो पहला कठिनाई क्या है कि पर्याप्त एवं विश्वस्त आंकड़ों की कमी। इसमें है कि इस संदर्भ में आंकड़ों को कितनी भी शुद्धता से ग्रहण किया जाए, इसमें कुछ त्रुटि अवश्य देखने को मिलती है और देश जितना ही पिछड़ा हो उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक होती है। इसमें आगे पढ़ते हैं। 2 नंबर है दोहरी गणना की संभावना। किसी अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक ही आय की 2 बार गणना कर ली जाती है। जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 है और वह अपने नौकर को 2,000 देता है, तो यहाँ उसकी एवं उसके नौकर की आय को अलग अलग जोड़ना दोहरी गणना की संभावना है, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव। इसमें है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं का समावेश है जिसके विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है और कुछ वस्तुएं का उत्पादक स्वयं भी उपभोग कर लेते हैं, ठीक है, या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ऐसी स्थिति में आय का मापन में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार में क्या अंतर है। तो ऐसे हम 2 ठो कॉलम बना लेंगे कि भारतीय पूंजी बाजार और भारतीय मुद्रा बाजार। तो भारतीय पूंजी बाजार में 1 नंबर है कि पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करता है। दूसरा नंबर है पूंजी बाजार के प्रपत्र की अवधि 1 वर्ष से अधिक की होती है। पूंजी बाजार में तीसरा नंबर है कि पूंजी बाजार में पूंजी बाजार में मुद्रा बाजार की तुलना में आय ज़्यादा होती है। चौथा नंबर में है कि पूंजी बाजार सेबी द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक। पांचवा है कि पूंजी बाजार में खरीदी एवं बिक्री करने में अधिक समय लगता है। इधर देखते हैं कि भारतीय मुद्रा बाजार, इसमें 1 नंबर में है कि मुद्रा बाजार अकाल्पनिक कोषों की व्यवस्था करता है। दूसरा नंबर है कि मुद्रा बाजार के प्रपत्र की अवधि 1 दिन से 1 वर्ष तक की होती है, ठीक है। और तीसरा नंबर है कि मुद्रा बाजार में पूंजी बाजार की तुलना में आय कम प्राप्त होती है, ठीक। चौथा नंबर में है कि मुद्रा बाजार रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है और मुद्रा बाजार में खरीदी बिक्री का कार्य शीघ्रता से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है कि अर्थव्यवस्था पर मंदी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या है कि आर्थिक मंदी से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ठीक है। लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचता है। आर्थिक विकास दर लगातार गिरती रहती है। चौथा है औद्योगिकी उत्पादन में गिरावट होती है। पांचवा है बचत और निवेश में कमी होती है। लास्ट छठा है कर्ज की मांग घट जाती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आगे और भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका हम हल करेंगे और सामाजिक विज्ञान का ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।